इंटरनेट और डिजिटल फाइनेंसियम से इसमें से कुछ नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है। कभी कभी तो 50-50 क्वेश्चन इससे दे देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिपल सी की परीक्षाओं में डोइक सोसाइटी द्वारा देती है। अब विभिन्न तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से मैं इसमें आप सभी लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें और उसे नोट भी कर लीजिए। अब ये प्रश्न पूछता है कि हमें बचत के लाभ क्या है, हमारे पास बचत के क्या लाभ हैं, हम क्यों करते हैं। तो हम जानते हैं कि बचत के कई लाभ हैं, किंतु बचत न करने के दुष्परिणामों को भी समझने की आवश्यकता है। बचत में भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना के काम आती है। बचत हम करते हैं तो हमारी दुर्घटनाओं के काम आती है। प्रश्न पूछता है कि बचत के हमारे क्या लाभ हैं, तो देता है किसी आपातकाल की स्थिति में बचत किसी भी व्यक्ति या परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन के कुछ बड़े ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, जैसे घर बनवाना, शादी विवाह करना, किसी जमीन लेना, ये सारे क्या है, बचत के लाभ होते हैं। ठीक है, बचत के। दूसरा होता है, अब नुकसान भी होते हैं। ठीक है, नकदी को बैंक में रखना अधिक लाभदायक होता है। घर पर नकदी रखने से लाभ नहीं मिलता। साथ ही साथ घर पर नकदी रखने के कुछ नुकसान भी हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। और असुरक्षा, लैक ऑफ सेफ्टी। अर्निंग, नकदी को बैंक से निकालकर घर पर रखने में ये फायदा है कि आप अपने पैसों को अपने घर पर छुपा कर रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर नकदी को घर में रखने पर यह नुकसान है कि उसकी चोरी हो सकती है, कोई व्यक्ति उसे चुरा सकता है। तो प्रश्न कैसे बनाता है कि नकदी को अपने घर पर क्यों नहीं रखा जाता है और इसके नुकसान क्या हैं। तो नुकसान क्या है कि इसकी चोरी हो सकती है, कोई व्यक्ति इसे चुरा सकता है, चोर चुरा सकता है। ठीक ना। इसको दूसरी बात दोस्तों कि हमारे पास अगर बैंक में कोई पैसा है तो हमारा साख योग्यता का अर्थ है कि हमारी कोई खास योग्यता नहीं है। नो क्रेडिट एलिजिबिलिटी, यानी खास योग्यता का अर्थ है कि बैंक में बचत के कारण अन्य उत्पादों का लाभ उठाना, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम की सुविधा, ऋण की सुविधा आदि। घर नकदी खरीदने पर इन सभी सुविधाओं को लाभ नहीं मिल पाता है। अगर बैंक में आपके पास पैसे हैं तो समय आता है तो आप इस सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं उस बैंक से, क्योंकि बैंक आपको देखता है कि आपकी खास है, आप विशेष हैं, क्रेडिटेबल हैं, आपके पास कुछ है पैसे रुपए, तो इस वजह से आपको दे सकता है। बैंक की हमें आवश्यकता क्यों होती है। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय पर जनता को ऋण देने के काम करती है। बैंक उसे कहते हैं। बैंक का तात्पर्य होता है कि बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने में काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में अर्थात बैंक में, संस्था का मतलब बैंक में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त धनराशि को व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक आयोजनों के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। राशि जमा कर रखने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अन्य काम भी करते हैं, जैसे अन्य सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना। यानी पूछ सकता है कि कौन से बैंक के कार्य हैं और कौन से बैंक के कार्य नहीं हैं, इस तरह से प्रश्न बना के पूछता है। तो इसको ध्यान में ले, सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषण आदि बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए अनेक चेकों का संग्रहण करना,
व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेंसियों का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना या देना। बैंक का ये क्या है? काम है। बैंक के सारी चीज़ें काम है। और भी काम है, जैसे इसमें दिया है, देर आर वेरियस नीड ऑफ बैंक, सम ऑफ देम आर बचत की आदि रखना। ये बैंकिंग से होने वाले लाभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। बैंकिंग से लोग को बचत की आदत लगती है जो भविष्य के लिए जैसे लाभदायक है। ठीक, बचत की आदि होते हैं, ठीक ना। धन की सुरक्षा तथा लोन और ब्याज लेना। बैंक में रखा हमारा धन सुरक्षा के दृष्टि से बैंक का दायित्व हो जाता है कि उसकी सारी सुरक्षा बैंक करेगा। इसके लिए बैंक से अलग बजट बनाकर इसकी व्यवस्था करता है। समय समय पर हम बैंक से ऋण का लाभ वो भी उठा सकते हैं, जो कि हमें धीरे धीरे लौटाना होता है। यदि हम अपना पैसा बैंक में रखें तो इस प्रकार बैंक हमारी मुसीबत के समय भी काम आ सकता है। बैंक के जमा और निकालने के अलावा बैंक का एक और महत्वपूर्ण लाभ है कि ग्राहक के बिना बैंक में गए वो अपने पैसे किसी को भी दे सकता है या अपने लिए निकलवा सकता है। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को चेक की सुविधा प्रदान करता है। बैंक गए बिना पैसे को स्थानांतरण के लिए बैंक नेफ्ट और आरटीजीएस जैसी तीव्र सुविधाएं भी प्रदान करता है। डिमांड ड्राफ्ट या डीडी की सुविधा लगभग हर बैंक में उपलब्ध है। ये बैंकों की सुरक्षा करके किसी और तक पहुंचाने का सर्वोत्तम उपाय है। ठीक है, नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे और बढ़िया ढंग से। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि बैंकिंग उत्पाद, बैंकिंग प्रोडक्ट, खातों के प्रकार, टाइप ऑफ अकाउंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन हर हाल में पूछते हैं। बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इस प्रकार खाता प्राय उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो कभी कभी तथा बहुत छोटी छोटी मात्राओं में रुपया जमा करना या निकालना चाहते हैं। बचत खाता मुख्यतः निश्चित और कम आय वाले गृहस्थों की सुविधा के लिए है तथा उसमें धन संचय की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए खोला जाता है। इस प्रकार के खातों में आवश्यकता अनुसार जितनी बार चाहे रुपया निकाला जा सकता है। इसमें भी जमा करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। इस खाते में रकम जमा करने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जमा की अधिकतम सीमा निश्चित है। यानी बचत खाता में आप अधिकतम सीमा तक पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद आपको वहीं पर उससे अधिक ही आप जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इस खाते की विशेषता है कि इसकी अधिकतम सीमा निश्चित है। ठीक है, एक निश्चित सीमा के बाद इसमें बैंक खाते में जमा। दूसरा है दोस्तों चालू खाता। इस खाता में जमा करने वालों को अधिकार है कि वे अपनी इच्छा अनुसार धन को निकाल एवं जमा कर सकते हैं। बैंक इस प्रकार के खातों पर जमा है तो ब्याज नहीं देते एवं निश्चित राशि से कम जमा पर जमाकर्ता में व्यय वसूल करते हैं। एक खाते ज़्यादातर व्यापारियों द्वारा खोले जाते हैं। कहने के तात्पर्य है कि अगर चालू खाता खोलते हैं तो इसमें जो होता है बैंक एक निश्चित सीमा के बाद, अर्थात एक निश्चित सीमा तक अगर राशि नहीं है तो आपसे उल्टा और ही पैसे वसूलते हैं, अर्थात ब्याज लेते हैं। ठीक है। आवर्ती जमा क्या होती है दोस्तों? आवर्ती जमा होती है, आवर्ती जमा खाता रिकरिंग अकाउंट होते हैं। रिकरिंग, इस प्रकार के खातों में एक निश्चित राशि प्रति माह एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराई जाती है। बिना किसी असाधारण परिस्थिति में इसमें से रकम को निश्चित अवधि के पूर्ण होने से पहले निकाला नहीं जा सकता। इस पर दिए जाने वाला ब्याज जमा खातों की तुलना में अधिक होते हैं। अर्थात जो अभी ऊपर जो होते हैं एक निश्चित में, जिससे आप लोग फिक्स करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरह के खातों में जो होती है ब्याज अधिक मिलता है और एक निश्चित समय के बाद आप इसे निकाल नहीं सकते। दोस्तों, अब चालू खाता और
दोस्तों चालू खाता और बचत खाता की में अंतर क्या होता है? चालू खाता में अंतर का आधार चालू खाता और बचत खाता होता है। देखो, अब इसमें क्या होता है कि चालू खाता एक निश्चित अवधि नहीं है, जमा की अवधि निश्चित अवधि नहीं है। इसमें भी जमा पर प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा निश्चित है। बचत खाता में अधिकतम सीमा कोई प्रतिबंध, इसकी अधिकतम लिमिट नहीं है अधिकतम सीमा की, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा की लिमिट है। ठीक ना। दूसरा, रकम निकालना कोई प्रतिबंध नहीं है, बैंक के नियमानुसार रकम निकाली जा सकती है। ये बैंक के नियम के अनुसार कुछ खास नियम है, उसके नियम से हम बचत खाता में पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन चालू खाता में कोई प्रतिबंध नहीं है। ब्याज, बैंक ब्याज नहीं देता, चालू खाता पे ब्याज नहीं देता, लेकिन इसमें खाता में ब्याज मिलता है। इस खाते का उद्देश्य व्यापारियों उद्योगपतियों की रकम जमा करने तथा निकालने की सुविधा प्रदान करना, इसका तात्पर्य होता है। ठीक ना। इस खाते में लोगों की बचत की आदि बनाना, यानी बचत का आदि बनाना होता है इस खाते का। नेक्स्ट देखिए, अब लोन तथा ओवरड्राफ्ट के प्रकार जो होते हैं। बैंकों के कई महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ऋण देना भी है। बैंक अपने ग्राहकों, उत्पादों, व्यापारियों आदि को विभिन्न प्रकार की जमानतों पर ऋण देते हैं। ये ऋण अचल संपत्ति व्यक्तिगत जमानत के आधार पर नहीं दी जाती है। ये ऋण अचल संपत्ति व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दी जाती है। वाणिज्य बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण देते हैं, जिसे वाणिज्य बैंक ओवरड्राफ्ट का तात्पर्य चालू खाता वाले जमाकर्ताओं को उसके खाते में जमा रकम से अधिक राशि निकालने की सुविधा ओवरड्राफ्ट होती है, अधिक राशि निकालने की सुविधा देता है ओवरड्राफ्ट। जैसे अब चालू खाता है, ठीक ना, चालू खाता है, उसमें से अधिक राशि निकाल सकते हैं। ऋण तथा डेबिट तथा लोन, विनिमय पत्रों की कटी है, रिक्रूटमेंट ऑफ द एक्सचेंज बिल, नगद, कैश, क्रेडिट। ठीक ना। अब देखो, अब लोन कहते हैं, होम लोन क्या है? जैसे होम लोन घर से संबंधित लोन लिया जाना, सामान्यतः होम लोन कहा जाता है। इसके अंतर्गत घर खरीदना, घर बनना, घर की पुनर्निर्माण इत्यादि है। यह लोन निर्धारित ब्याज दर पर दिया जाता है। बैंक कुल लागत का 75 से 80% तक ऋण देता है। लोन चुकाने की अवधि 5 से 20 वर्ष होती है। ये महत्वपूर्ण है। लोन जो होता है कितने ऋण देता है, यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपया घर बनवाने में खर्च करना है तो बैंक अधिकतम आपको कितना दे सकता है? अगर कहते हैं कि आप बैंक में से लोन लेना चाहते हैं होम लोन, तो आपको बैंक निर्माण करने में 1 लाख रुपया लग रहा है, तो आपको 75,000 रुपये से 80,000 रुपये बैंक आपको लोन देता है। इसी तरह से आप 10 लाख लेना चाहते हैं तो इसी परसेंटेज में आपको लोन देता है। और 5 से कितनी अवधि होती है? 5 से 20 वर्ष की अवधि होती है होम लोन देने के लिए, आपको ऋण चुकाने के लिए। ठीक है ना। व्यक्तिगत पर्सनल, किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया लोन व्यक्तिगत लोन कहता है। ये लोन मुख्यतः कर्ज चुकाने के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, यात्रा के लिए तथा विवाह संबंधी गतिविधि इत्यादि के लिए लिया जाता है। व्यक्तिगत लोन ब्याज दर प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है। ये लोन किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय या पैसे के आधार पर दिया जाता है। व्यक्तिगत लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 4 वर्ष तक होती है। इस लोन की अवधि क्या होती है? 4 वर्ष होती है व्यक्तिगत लोन। ठीक है। अब शिक्षा ऋण होता है। ये लोन विशेषकर उस शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा के लिए दिया जाता है। यह लोन लेने के लिए गारंटर की आवश्यकता होती है। ये लोन लेने के लिए गारंटर की आवश्यकता होती है, जो अभिभावक या कोई रिश्तेदार हो सकता है। ये देश के अंदर और बाहर के दोनों के लिए दिया जाता है। सामान्यतः देश के अंदर पढ़ने के लिए 10 लाख तथा विदेश में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है। तो अब याद रखने की क्या चीज़ है इसमें कि इस लोन, शिक्षा लोन जो होती है 10 लाख तक मिलता है, 10 लाख से 20 लाख तक। ठीक ना। 10 लाख से 20 लाख तक मिल रहा है। देश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपया, विदेश में पढ़ने के लिए क्या होता है? 20 लाख रुपये तक हो सकती है। ठीक ना। कॉर्पोरेट लोन है, जब बैंक बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों
बड़े व्यवसायियों, बड़े बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों, कंपनियों को ऋण देता है तो कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। बैंक अपनी कोर कैपिटल का 55% किसी ही बड़ी कंपनी को लोन दे सकता है, ठीक ना। बैंक जो होता है किसी भी कोर कैपिटल अर्थात एक आपके पास पूंजी होती है तो उसका 55% तक लोन किसी व्यक्ति को दे सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोर का इम्पोर्टेंट है, इसको आपको नोट करने की है, ठीक है। नेक्स्ट है वाहन लोन। व्यक्ति पुरानी या नई ओल्ड एंड न्यू गाड़ी खरीदने के लिए बैंकों से जो लोन लेता है वो वाहन या कार लोन कहलाता है। दूसरे लोगों की तुलना में ये लोन आसानी से मिल जाती है, यानी कार लोन गाड़ी खरीदना है तो बड़े आसानी से, विशेष कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है इसको लोन लेने की। गोल्ड लोन क्या है? आज के समय में सोने पर ऋण देने का चलन बढ़ा है। बैंक सोने को एक गारंटी की तरह अपने पास गिरवी रखकर अपने ग्राहकों को ऋण मुहैया कराते हैं। चूँकि इसमें सोने को गिरवी रखा जाता है इसलिए ये सर्वाधिक सुरक्षित लोन माना जाता है। विभिन्न बैंक के हिसाब से इसकी अवधि 1 से 2 वर्ष तक हो सकती है। अलग अलग बैंक जो होते हैं गोल्ड लोन कितने वर्ष के लिए मिलता है तो 1 से 2 वर्ष होता है। ये परीक्षा में पूछता है, ट्रिपल-सी की परीक्षा में याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? यह एक लोन का एक प्रकार है जब बैंक खाते से उपलब्ध शेष राशि से अधिक राशि की निकासी होती है तो यह प्रक्रिया ओवरड्राफ्ट कहलाती है। ओवरड्राफ्ट राशि तभी निकाली जाएगी जब ग्राहक एवं बैंक के बीच कुछ नियमों और शर्तों पर सहमत होती होगी। उदाहरण से यदि आपके चालू बैंक खाते में 10,000 हो, आपने 20,000 निकासी किया तो नियमों और शर्तों के अनुसार ये ओवरड्राफ्ट का उदाहरण है, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट जो होते हैं, ओवरड्राफ्ट पर भी लोन मिलता है। अगर चालू खाता है हमारे पास, उस चालू खाते से हम क्या करना चाहते हैं, 10,000 रुपया हमारे पास है, नहीं हम 20,000 रुपया उसमें से निकाल लेते हैं तो बैंक कुछ शर्तों के अनुसार इसे क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है ओवरड्राफ्ट का, ठीक है। ऋण के अतिरिक्त इन ऋणों के अतिरिक्त कुछ और भी ऋण होते हैं जो बैंक द्वारा दिए, जैसे संपत्ति ऋण, प्रॉपर्टी लोन होता है, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट को भरना, फिलिंग अप चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। अब चेक को आप कैसे भरेंगे ये भी पूछता है, ठीक। चेक एक प्रकार से विनिमय हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज होती है जो एक निर्दिष्ट विशिष्ट बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा मांग पर ही इसका भुगतान किया जाता है। चेक के 3 पक्ष होते हैं, देख लीजिए। चेक के 3 भुगतान का आदेश देने वाला ड्रॉवर, ठीक ना, ड्रॉवर होता है जिसे दिया जाता है ड्रॉवी अर्थात बैंक जो भुगतान करता था चेक धारक पेई, ठीक ना। इस तरह से 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? चेक के 3 पक्ष होते हैं। चेक के कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? चेक के 3 पक्ष होते हैं, ठीक ना। अब चेक को भरने के लिए कुछ नियम होते हैं। फॉलो द स्टेप द करेक्ट फिल ऑफ द चेक को भरते हैं तो कैसे भरते हैं, क्या होते हैं, पूछता है कितने पक्ष होते हैं तो आप लोग देख रहे। चेक के भरते में कुछ याद रखने योग्य विशेष बिंदु ये है, ठीक ना। चेक भरते में कुछ याद रखने विशेष बिंदु निम्नलिखित हैं। अपने हस्तांतरण सिग्नेचर करने के बाद लेन देन ट्रांजेक्शन को पास किया जाता है। आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टरिग्राम बैंड के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक MICR को बैंड के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। चेक भरते समय कभी भी ओवरराइट या कटिंग काटना नहीं चाहिए, अन्यथा तो आपने कुछ लिख दिया तो उसमें ओवरराइट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ओवरराइट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो पारस लिखा, पारस अगर ऐसा लिख रहे हैं, अब मान लो कि हमने एस होना चाहिए स्पेलिंग, तो इसको हम ऐसे ओवरराइट कर देंगे तो ये चेक गलत माना जाता है, काट दिया जाता है, ये बचता नहीं है, ठीक ना। चेक भरते में तिथि डालना नहीं भूलें। चेक को रिकॉर्ड रखें तथा चेक का वो भाग जिसे किसी को देने के पश्चात चेक के अगर भाग में निहित होता है
हमारे देश में भुगतान हेतु चेक को जारी करने की तारीख 3 महीने के लिए वैध होता है। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा है कि चेक जारी करने की कितने दिनों तक आप भजा सकते हैं, तो 3 महीने तक ही होता है। चेक की कितनी होती है घर में, 3 महीने तक आप भजा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट भरना, डिमांड ड्राफ्ट चेक की ही तरह एक लेन देन के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम में से एक माध्यम है, जिसका उपयोग भुगतान के लिए किया जाए, किंतु चेक का भुगतान धारक को भी किया जा सकता है। इसका भुगतान करना सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसके जिसके लिए भुगतान करना होता है उसी के नाम से जारी किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट जो आप लोग अगर भरवाते हो फॉर्म वगैरह भरते समय, तो क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बैंक में तो कौन कौन से सारे दस्तावेज चाहिए। खाता खोलने के लिए दस्तावेज क्या है। बैंक में खाता खोलने कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता हो, जिसके द्वारा बैंक ग्राहकों की अपनी असली पहचान, उसके निवास स्थान, उम्र आदि की सत्यापन करता है। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ऐसे दस्तावेज जिन्हें एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ आदि के तौर पर मान्यता है। ग्राहक के इन मूल दस्तावेजों के साथ साथ इनकी 6 प्रति फोटोकॉपी भी बैंक को देनी होती है। जैसे पासपोर्ट हुआ, ठीक है, आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, पासपोर्ट हो दे सकते हैं उसको, आधार कार्ड हो सकते हैं, यूडीआई, ठीक ना। आधार कार्ड इशू बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूछता है आधार कार्ड का फुल फॉर्म, ठीक ना। यूडीआई में इसे पूछेगा आधार कार्ड में आई का मतलब क्या होता है, आधार यूडीआई में आई का मतलब क्या होता है, ठीक ना। आई क्या होता है, ई क्या होता है, यू क्या होता है, तो ये आप अभी याद रखिएगा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वोटर आईडी कार्ड, ठीक है ना, वोटर आईडी कार्ड। आधार लेटर एंड इशू बाय द यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार लेटर कार्ड, ठीक है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पासपोर्ट कार्ड इशू बाय सेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीनियर सिटीजन कार्ड इशू बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस डिपेंडेंट कार्ड डिस्चार्ज बुक इशू बाय द कंटेनमेंट बोर्ड या एक्स सर्विस कार्ड, जिला सैनिक बोर्ड, डिसमल सर्टिफिकेट विद कम्युनिकेशन एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड फोटोग्राफी इशू बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह वगैरह, ये सब होता है। वोटर आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको पब्लिक वगैरह। इंडियन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक कार्ड, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड, क्या, जॉब कार्ड, यूटिलिटी बिल, कंज्यूम गैस कनेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म, कंज्यूमर अपने गैस कनेक्शन के भी फोटोकॉपी दे सकते हैं आप, गैस कनेक्शन की फोटो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको। अब यह देते हैं केवाईसी। अब केवाईसी नोन एवं कस्टमर, अपने ग्राहक को जानने के लिए निर्देशों का उपयोग पहचान प्रक्रिया के लिए किया जाता है। केवाईसी में नोन और कस्टमर होता है। नोन और कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। केवाईसी का प्रयोग बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान रखने के लिए भी किया जाता है। इसमें खातों के लिए हितार्थी स्वामी का सही पहचान, निधि के स्रोत, ग्राहक के उद्योग का स्वरूप, ग्राहक के कारोबार के संबंध में खातों के परिचालन में उचित एहतियात शामिल है, जिससे बैंकों की विवेक सम्मत जोखिम प्रतिबंधों में सहायता मिलती है, ठीक है। केवाईसी, ठीक है, केवाईसी। अब देखो बैंक जो होता है अपनी डिलीवरी चेन क्या होता है, ये डिलीवरी चेन को हम देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी के नित्य विकास में बैंकों में भी अनेक प्रकार के नवाचारों को प्रोत्साहन करता है। इस प्रौद्योगिकी नवाचार के कारण बैंकिंग गतिविधियों को भी सार्वभौमिकता हो रही है। इनके साथ ही लेन देन, भुगतान, धन योजना, खाता अद्यतन, अप टू डेट, चेक जमा करने आदि अनेक कार्य हेतु उपभोक्ता की बैंक कर्मचारियों पर निर्भरता समाप्त हो गई है। इससे एक और जहां बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरों को ग्राहकों को भी सुविधा हो रही है। पिछले कई दशकों में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों में तकनीकी रूप से तेजी से विकास हुआ। बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख नवाचार निम्नलिखित हैं। ऑटो टेलर मशीन, माने बैंक जो होता है आपके पैसों को कैसे देता है, तो किस विधि से देता है, तो उसको बैंकिंग नवाचार कहते हैं। जैसे ऑटो टेलर मशीन, ये भी फुल फॉर्म पूछता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखिएगा।
इसको क्या कहते हैं? स्वचालित टेलर मशीन एक ऐसा कंप्यूटर बैंकिंग उपकरण है जो ग्राहकों को शाखा प्रतिनिधि की किसी सहायता के बिना धन से संबंधित मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। सामान्यतः एटीएम दो प्रकार होते हैं। पहला जिसमें यूजर केवल पैसे निकाल सकता है, दूसरा जिसमें कई सुविधाएं होती हैं जिससे डिपॉजिट करना और अकाउंट की जानकारी आदि होते हैं। एटीएम से ग्राहकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। 24 और 365 दिन की सुविधा होती है। तीव्र एवं कार्यकुशल सेवा, लेन देन में गोपनीयता, लेन देन में विश्वसनीयता। एटीएम बैंकों को निम्नलिखित प्रकार के लाभ करते हैं। बैंकों की गतिविधि में विस्तार, बैंकों को कार्य संचालन में पर्याप्त समय की उपलब्धता, बैंकों कर्मचारियों अनावश्यक कार्यभार में कमी होती है। बैंकों के कार्य संचालन हेतु तो पर्याप्त समय को उपलब्धता हो जाती है। बैंकों के कर्मचारियों पर कवर के ऊपर जो होते हैं अनावश्यक कार्यभार की कमी होती है, अर्थात अब लोड नहीं पड़ता बैंकों के कर्मचारियों पर। नई शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहन होती है। बैंकों को धन के विशाल हस्तांतरण से मुक्ति मिलती है। बैंक के मानव संसाधन का अनुकूल उपयोग होता है। वित्तीय लेन समावेशों को प्रोत्साहन होता है। तो एटीएम होती है। अब बैंक मित्र क्या होते हैं? बैंक मित्र वो होते हैं जो लोगों को बैंकिंग सुविधा, खाता खोलने, खाते में पैसा जमा करने उपलब्ध करवाते हैं। विशेषकर बैंक उन जगहों पर कार्य करते हैं जहां किसी बैंक की शाखा एटीएम मशीन नहीं होती। ये एक प्रकार के बैंक के अभिकर्ता एजेंट होते हैं तथा लोगों को बैंक खाता खोलने में हर तरह की मदद करते हैं। बैंक मित्र के विभिन्न प्रकार के होते हैं। सेविंग, बचत एवं लोन की जानकारी लोगों को देना, प्रधानमंत्री धन योजना के अंतर्गत दूसरी सुविधाओं के बारे में जागरूक या शिक्षित करना, ग्राहकों की पहचान करना, प्राथमिक जानकारी और आंकड़ों को एकत्र करना, फॉर्मों को भरवाना, लोगों द्वारा दी गई जानकारी की जांच करना तथा लोगों द्वारा दी गई राशि को जमा करना। तो दोस्तों इसको आपको देखना होगा कि हमारे जो बैंक कर्मचारी हैं, जो बचत क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे बैंक मित्र हैं वो क्या कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इसमें से कोई भी दे देगा कि इसका कार्य नहीं है, ये सब लिख देगा और कोई वो दे देगा, आपको छांटना होता है। बैंक खाता से संबंधित ग्राहकों को उपलब्ध करवाना। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखेंगे बैंकों में तथा जगह जगह पे जो होते हैं एक छोटी सी मशीन लिए रहते हैं लोग। ठीक है, एक छोटी सी मशीन रहते हैं, उसमें एटीएम कार्ड निकालते हैं, डालते हैं या आधार कार्ड से आपको दे देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पोस मशीन। क्या कहते हो? पोस मशीन। ठीक है, पोस मशीन क्या है? इसे खरीदने की जगह पॉइंट ऑफ सेल, और दोस्तों बहुत सारे जगहों पे जैसे दुकानों पर भी ये मशीनें होती हैं। इसे खरीदने जब पॉइंट ऑफ परचेज भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल या इसे खरीदने की जगह भी कहा जाता है। पोस वह स्थान और समय जहां खुदरा लेन देन ट्रांजेक्शन किया जाता है। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के समय व्यापारी ग्राहक पर देय राशि का मूल्यांकन करके इंगित करता है तथा ग्राहक पर देय राशि का मूल्यांकन करके इंगित करता है तथा ग्राहक के लिए एक विवरण पत्र तैयार करता है जो नगद रजिस्टर या प्रिंट आउट हो सकता है तथा तो ग्राहक को भुगतान करने का विकल्प दे सकता है। पोस एक ऐसा माध्यम है जहां ग्राहक व्यापारी को किसी सामान, गुड्स या सेवा के बदले में भुगतान करता है। भुगतान पेमेंट प्राप्त के पश्चात व्यापारी उस लेन देन की एक रसीद भी जारी करता है जो अधिकांशतः प्रिंटेड होती है, लेकिन अधिकतर रसीद इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है। तो पोस्ट मशीन होती है, ग्राहक होती है, उसमें से हम पैसे निकालते हैं या खरीदते हैं सामान। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो आधार कार्ड से या एटीएम से आप सीधे इससे क्या करते हैं, आप पे करते हैं बिल को। तो इसे पॉइंट ऑफ सेल, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। फुल फॉर्म होता है पोस्ट में यस का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, इससे पूछता है। ठीक है, बैंकिंग सेवा डिलीवरी ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनेट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तथा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस। इंटरनेट देखो, अब इसमें से हमारे पास बैंकिंग सेवा डिलीवरी चेन है, दो प्रकार की होती हैं। इंटरनेट बैंकिंग होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पर नेफ्ट कहते हैं। आरटीजीएस होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तथा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ही याद रखिएगा फुल फॉर्म। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा था में, आरटीजीएस में टी का तात्पर्य क्या होता है, ठीक ना, तो टाइम होता है। जी का मतलब क्या होता है, ग्रास होता है, सेटलमेंट, इस तरह से पूछता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट। अब इंटरनेट बैंकिंग देख लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक को वेबसाइट के माध्यम से अपने बैंक का पूरा हिसाब देख सकता है, उसका लेन देन भी कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग, आभासी बैंकिंग या ई बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सेवा का लाभ उठाने के ग्राहक को बैंक की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद एक यूज़र आईडी या पासवर्ड बनता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड द्वारा ही ग्राहक की पहचान वेबसाइट पर होता है। बिना सही यूज़र आईडी या पासवर्ड के ग्राहक अपने खाते को कोई भी जानकारी नहीं ले सकता। यहाँ से वह अपने खाते को किसी अन्य व्यक्ति खाते से भी जोड़ सकता है। इस प्रकार आपस में पैसे का लेन देन बहुत आसान हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग होती है ये। दूसरा है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत बार पूछे हैं। देश में इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरण करने की तरीका है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में हुई थी। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में शुरू हुई थी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी एक शाखा से दूसरे शाखा के बैंक में किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी दूसरे खाता में भी बैंक को, मान लीजिए कि हमें पंजाब नेशनल बैंक का हमारे पास खाता है, तो हमें यूनियन बैंक, इलाहाबाद, स्टेट बैंक के बैंक में खाता में ट्रांसफ़र करना है पैसे, तो हम आराम से किसी भी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरे बैंक, उसी ब्रांच के नहीं, किसी और बैंक ब्रांच के बैंकों में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमारा यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक के खाते में तो आसान है ट्रांसफ़र करना, भेजना, ठीक। देखिए हम मान लीजिए हमारे पास खाता है यूनियन बैंक का, हमें इलाहाबाद बैंक को भेजना है, तो इलाहाबाद बैंक को भी हम भेज सकते हैं इसको, किसी नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के अंदर न्यूनतम अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। नेफ्ट के अंतर्गत स्वयं की अनुपस्थित में उस बैंक के खाता होते हुए भी नगद राशि जमा करने पर दूसरे बैंक की शाखा में पैसा स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके लिए पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को अपना पहचान पत्र प्रमाण स्वरूप देना होता है, ठीक है, प्रमाण पत्र भी देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरटीजीएस, क्या होता है, रियल टाइम सेटलमेंट, ठीक है। इस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का ट्रांसफर, स्थानांतरण वास्तविक समय, रियल टाइम में एक सकल आधार, ग्रास बेस पर होता है। रियल टाइम का अर्थ है इसमें फंड ट्रांसफर तुरंत बिना किसी समय अंतराल के होता है। तत्काल निपटान, ग्रास सेटलमेंट का अर्थ है किसी अन्य ट्रांजैक्शन के साथ आरटीजीएस का कोई नेटिंग या लिंक नहीं होता। इस बार प्रक्रिया होने के बाद यह अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट द्वारा लेन देन की न्यूनतम सीमा 2 लाख की धनराशि है, यानी न्यूनतम सीमा 2 लाख से कम नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 2 लाख से अधिकतम की तो कोई बातें नहीं है। इसके बारे में हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ये तो केवल जानकारी के लिए है। बीमा एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई बीमा कंपनी अपने ग्राहक किसी भी प्रकार का नुकसान, घटना, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के समय मुआवजा देने की गारंटी देता है। बीमा बेचने वाला व्यक्ति कंपनी, इंश्योरेंस या बीमा खरीदने वाला व्यक्ति पॉलिसी होल्डर कहलाता है। बीमा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के आकस्मिक निधन के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जो उस परिवार के लिए सहारा होती है। चिकित्सीय सुविधा, यह इसलिए किसी व्यक्ति की आपात चिकित्सा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में बीमा कंपनी धन उपलब्ध करवाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हुआ आपका फाइनेंशियल बैंक। दोस्तों इस तरह से आपके फाइनेंशियल बैंकिंग के कोर्स समाप्त होते हैं और इसमें से बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई गई हैं। इसमें से जो जिस तरह से प्रश्न पूछता है उस प्रश्न के हिसाब से मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा जो आप तक पहुंचेगा बहुत जल्दी।
और इसको शेयर और लाइक तो करिए, वीडियो को शेयर लाइक करिए और इस वीडियो को और पसंद भी कीजिए और लड़कों को बताइए भी, और सब्सक्राइब तो अब कर ही लो। केवल ट्रिपल सीपी ही नहीं हमारे चैनल पर होता है, बहुत सारे परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और डिटेल स्टडी देता हूँ। आप मेरी जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, शायद आप लोगों को समझ में आता हो ना आता हो, ये तो अलग सी बातें हैं, लेकिन ये पक्का है कि आप लोगों को फैक्ट में देता हूँ जो रियल में परीक्षा